2026 का न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ द अरुणाचल टाइम्स। सो देखते हैं 18 अगस्त 2026 का अरुणाचल टाइम्स का न्यूज़ एनालिसिस। तो लेट अस सी 18 अगस्त अरुणाचल टाइम्स का एनालिसिस। तो आज का जो पहला हमारा न्यूज़ है दैट इज अबाउट खागी स्पाइस which emerges as the model of community led livelihood forest conservation in अरुणाचल। ठीक है, तो ये जो खागी स्पाइस है ये हम अलग अलग कामों में यूज करते हैं। जैसे खागी स्पाइस को हम बोलते हैं आपका तेज बल बोला जाता है, ये तेजोबल बोलते हैं हिंदी में। ये जो है ये मेडिसिन में यूज होता है, कभी मीट में करीज वगैरह में डालने में भी यूज होता है। तो काफी यूजफुल एक स्पाइस है। इसको आपका जो इंडिजिनियस कम्युनिटीज है इसके लाइवलीहुड जनरेशन के लिए बढ़िया खागी स्पाइस इमर्ज हुआ है। ठीक है, तो खागी स्पाइस इमर्जेस एज मॉडल ऑफ कम्युनिटी लेड लाइवलीहुड फॉरेस्ट कंजर्वेशन इन अरुणाचल, इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर 3 कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। तो एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से जरूरी है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड ऑल। ठीक है, तो ये एक एनवायरमेंट कंजर्वेशन का भी एक बढ़िया मीन्स है। तो स्टूडेंट्स आप लोग भी ज्वाइन हो जाइए। चलिए देखते हैं इस न्यूज को। तो आप लोग कमेंट में अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, हम जब क्वेश्चंस देखेंगे तो देखिए, एक सोशल मीडिया हाईलाइट के थ्रू अरुणाचल प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है चौना मैन, इन्होंने प्रेस किया, इनको कॉम्प्लीमेंट किया जो इंडिजिनियस हार्वेस्टिंग कम्युनिटी, जो इंडिजिनियस कम्युनिटीज है जो हार्वेस्ट कर रही है आपका खागी यानी कि ज़ैंथोजाइलम स्पीशीज विच इज रिलेटेड टू सिचुआन पेपर और तैमूर। इसको सिचुआन पेपर या तैमूर भी बोलते हैं वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के लोग इसे उगा रहे हैं। और कितना उगाया गया है देखिए, ओवर 10 metric tons of the wild species were aggregated and marketed collectively। तो 10 metric टन से भी ज्यादा इस खागी स्पाइस का प्रोडक्शन हुआ है। वाइल्ड स्पाइस को आपका समेटा गया, एग्रीगेट किया गया और मार्केट किया गया कलेक्टिवली, एक साथ इसको मार्केटिंग किया गया कलेक्टिवली अक्रॉस द मंडला फुदुंग खेलोंग कम्युनिटी कंजर्व्ड एरिया। तो सीसीए एरिया के अंतर्गत इसको मार्केटिंग किया गया, जो कि ऑलमोस्ट 39 लाख रेवेन्यू जनरेशन में मदद किया। कितना? 39 लाख। तो जनरेटिंग 39 लाख एंड डायरेक्टली बेनिफिटिंग 200 प्लस ट्राइबल हाउस होल्ड्स। 200 से भी ज्यादा ट्राइबल हाउस होल्ड्स का इससे फायदा हुआ। 39 लाख का रेवेन्यू जनरेशन हुआ। ओवरऑल लाइवलीहुड जनरेशन के लिए एक बढ़िया मींस साबित हुआ है। एंड इट इज सपोर्टेड बाय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर इंडिया और बायर्स जैसे कि डाबर इंडिया, नाहर ऑर्गेनिक्स और नेरामैक्स जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स इसको खरीद भी रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। एंड दिस कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव, ये जो कम्युनिटी या पूरे समाज को लेकर जो ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होता है एनटीएफबी, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है, को इसको सिक्योर कर सकते हैं लाइवलीहुड और साथ ही साथ प्रोटेक्ट कर सकते हैं 100 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड जो लैंड है। इफ वी सी हाई ऑल्टीट्यूड हिमालयन फॉरेस्ट को भी कंजर्व करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। ठीक है, तो कम्युनिटी लाइवलीहुड को मेंटेन करना, साथ ही साथ आपका जो इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन या सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना साथ ही साथ हो सकता है। ये एक बढ़िया एग्जाम्पल है। सो अगर हम देखें तो इसका स्ट्रेटेजिक और सोशियो इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं। कम्युनिटी कंजर्व्ड एरियाज जो सीसीए है हाईलाइट करता है कि इंडिजिनियस लेड गवर्नेंस फ्रेमवर्क का वजह से ये क्रिटिकल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को कंजर्व करने में भी मदद करती है, बिना रिलाय किए गए टॉप डाउन स्टेट कंट्रोल या मतलब नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर मान लीजिए जो या स्टेट के जो प्रोटेक्टेड एरियाज है इस पे डिपेंड किए बिना किस तरह से हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व भी कर सकते हैं, साथ ही साथ अपना इकोनॉमिक वैल्यू या इकोनॉमिक लाइवलीहुड जनरेशन भी कर सकते हैं। ये वैल्यू एडिशन का काम कर रहा है। देखिए, पहले क्या होता था, ये बस सब्सिस्टेंस फार्मिंग के फॉर्म में होता था कि यानी अपना घर या घर के परिवार के लोगों के लिए बस ये स्पाइस उगाते थे। अब ये कलेक्टिव मार्केटिंग इनिशिएटिव बन चुका है, जो कि एक ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब ऑर्गेनाइज्ड कलेक्टिव मार्केटिंग हो चुका है। प्रोटेक्टिंग प्राइमरी हार्वेस्टर्स, जो प्राइमरी हार्वेस्टर्स है इसको प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। जो मिडिल मैन होते हैं, पहले क्या होता था, जो मिडिल मैन है वो इंडस्ट्रियल यूनिट से इन फार्मर्स को कनेक्ट करते थे। अब ये जो बीच का इंसान है जो एक्सप्लॉइट करते थे इन फार्मर्स को, इनका अब जरूरत खत्म हो चुका है। ठीक है, अब डायरेक्टली WWF और गवर्नमेंट संस्थाओं की मदद से ये कम्युनिटीज अपना लाइवलीहुड जनरेट कर पा रहे हैं। सर मैराथन नहीं है क्या? नहीं, मैराथन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। मैराथन जल्दी आपको आज ही कल तक आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैराथन कब होने वाला है। ठीक है, तो यूना जी कल तक आपको पता चल जाएगा स्टूडेंट्स कि मैराथन एग्जैक्टली कब होगा। ठीक है, तो चलिए कंजर्वेशन फाइनेंसिंग लूप। तो अब देखिए, ये जो
आपका अमाउंट जो जनरेट हुआ है, ये जो मतलब आपका फायदा हुआ 39 लैक्स जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है, इसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं हम लोग। ये जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से जो रेवेन्यू अर्न हुआ है, ये डायरेक्टली लोकल बायोडाइवर्सिटी मॉनिटरिंग में, जॉइंट फॉरेस्ट पेट्रोलिंग में और कम्युनिटी वेलफेयर फंड्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो देखिए, ये जो आपका जो खागी स्पाइस का जो कल्टीवेशन है, ठीक है, अगर हम इसको दिखाएं कि खागी स्पाइस कल्टीवेशन से जो बेनिफिट्स हुआ है, ये इसने क्या जनरेट किया, रेवेन्यू। ये जो रेवेन्यू जनरेशन हुआ है, ये रेवेन्यू अब सरकार यूज करेगी, मतलब जो कम्युनिटी को मिलेगा इसका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट्स मिले हैं कम्युनिटीज को, जो लोकल कम्युनिटीज है इनको प्रॉफिट हो रहा है। एंड प्लस जो ये रेवेन्यू है, रेवेन्यू का कुछ हिस्सा आपका डेवलपमेंट के लिए भी यूज होगा। किस तरह का डेवलपमेंट? बायोडाइवर्सिटी मॉनिटरिंग में, जॉइंट फॉरेस्ट पेट्रोल में, कम्युनिटी वेलफेयर फंड्स, ठीक है, जो डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन, इसके लिए भी आपका यूज होगा। ठीक है, समझ गए? तो इसी को हम कहते हैं कंजर्वेशन फाइनेंसिंग लूप। तो एक तरह से ये रेवेन्यू जनरेशन का भी काम कर रहा है और साथ ही साथ एनवायरमेंट को कंजर्व करने के भी काम कर रही है। ठीक है, सो अगर हम देखें करंट स्टेटस और जो करंट सिचुएशन है, इफ वी सी, सो करंट स्टेटस एंड स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन अगर हम देखें, मंडला फुडुंग खेलोंग सीसीएम मॉडल, ये कम्युनिटीज जो है वेस्ट कामेंग में ऑर्गेनाइज किए कलेक्टिव एग्रीगेशन प्रोटोकॉल, जो स्टैंडर्डाइज किए फ्रूट ड्राइंग, सॉर्टिंग और क्वालिटी ग्रेडिंग। अब देखिए, वो छोटा सा एक मिनी एमएसएमई इंडस्ट्री जैसा ये काम कर रहे हैं। सबसे पहले फ्रूट्स को ड्राई किया जाएगा, इसको मिलाया जाता है, सॉर्ट किया जाता है, क्वालिटी ग्रेडिंग सिस्टम, जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स जिसको हम बेचेंगे, और इंस्टीट्यूशनल और मार्केट लिंकेज, जैसा कि मैंने कहा, कोलैबोरेट कर रहे हैं WWF इंडिया के साथ, जो डायरेक्ट लिंक कर रहे हैं इसको इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग बायर्स। अब मार्केटिंग भी हो रहा है इसका, जो डाबर इंडिया, नेरामैक जैसे कंपनीज खरीद रहे हैं और मिडिल मैन का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। लाइवलीहुड इंटीग्रेशन भी हो रहा है इससे। हाउस होल्ड इनकम अर्न्स हाउस होल्ड एन एडिशनल 5,000 to 10,000 पर हार्वेस्टिंग। सोचिए, 5,000 से 10,000 पर हार्वेस्टिंग सीजन में ये अर्न कर रहे, और यही जो पैसा है ये सप्लीमेंट करता है सीजनल एग्रीकल्चर क्रॉप्स को, जैसे कीवी, कैबेज, टोमेटो फार्मिंग, ये सब भी करते हैं। तो जिससे कि इंसेंटिवाइजिंग फॉरेस्ट रिटेंशन, मतलब फॉरेस्ट एरिया भी बचता है, लैंड क्लियर होने से बच जाता है, और ये फार्मिंग कम्युनिटीज जो है एक तरह से कंजर्व भी कर रहे हैं अपने एनवायरमेंट को, प्लस अपना लाइवलीहुड भी जनरेट कर रहे हैं। लेकिन इसमें और बेहतरी किया जा सकता है, और भी अच्छा वे फॉरवर्ड हम बोलते हैं कि डोमेस्टिकेशन एंड एग्रो फॉरेस्ट्री इंटीग्रेशन। ठीक है, मल्टी टाइल एग्रो फॉरेस्ट्री इंटीग्रेट कीजिए विद ज़ेंथोजाइलम इनटू ट्रेडिशनल शिफ्टिंग कल्टीवेशन फेलोज। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जो लैंड जो खाली बच जाता है, इस पे भी हम ज़ेंथोजाइलम या खागी स्पाइस को इंटीग्रेट कर सकते हैं, और हाउस होल्ड होमस्टेड गार्डन्स में भी लगा सकते हैं। जीआई टैग भी हम लोग अगर सिक्योर कर पाए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो सिक्योर जीआई स्टेटस फॉर वेस्ट कामेंग खागी या जाब्रांग, ठीक है, ताकि इसको प्रीमियम मार्केट तक का एक्सेस मिले, प्रीमियम मार्केट पोजीशनिंग मिले, ऑथेंटिक हिमालयन स्पाइस प्रोडक्ट्स की तरह इसे ट्रीट किया जाए ऑल ओवर इंडिया एज वेल एज इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये सारा चीज हम कर सकते हैं खागी स्पाइस के केस में। ठीक है, वैल्यू एडिशन और लोकल प्रोसेसिंग को भी बढ़ाया जाए, अलग अलग डिसेंट्रलाइज एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट्स बैठाया जाए, जो लो ग्रेड सीड्स या हस्क को लोकली मैक्सिमाइज करेंगे रिटर्न्स पर किलोग्राम इन्वेस्टेड। जितना भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसका पर किलोग्राम रिटर्न्स भी काफी हाई होगा, जो कम्युनिटीज को फायदा कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है, और कम्युनिटी कंजर्व्ड एरियाज इन इंडिया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए, कम्युनिटी कंजर्व्ड एरियाज जो है ये नेचुरल इकोसिस्टम वॉलंटरली प्रोटेक्टेड बाय मैनेज्ड बाय इंडिजिनियस एंड लोकल कम्युनिटीज। देखिए, पहला स्टेटमेंट सिंपल बोल रहा है, जो कम्युनिटी कंजर्व्ड एरियाज के बारे में बता रहा है, ये एक तरह का नेचुरल इकोसिस्टम है जो वॉलंटरली मतलब आपका प्रोटेक्ट किया जाता है या मैनेज किया जाता है इंडिजिनियस और लोकल कम्युनिटीज द्वारा। क्या ये सही है? देखिए, दूसरा बोल रहा है स्टेटमेंट, क्या बोल रहा है, एक तो दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है ये जो स्पीसीज है ज़ेंथोजाइलम, लोकली इसे कहते हैं हम लोग खागी या ताइमर, ये बिलोंग करता है रूटेसिए फैमिली से, और ये वाइडली हार्वेस्ट करता है इसके एरोमेटिक और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज का वजह से इन द हिमालयस। क्या ये सही है? ठीक है, ऑब्वियसली मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, हमें पता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। तीसरा देखते हैं, अंडर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज जो है इनको ओनरशिप राइट्स दिया गया सारे टिम्बर और नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए। क्या ये सही है? ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट, व्हाट वुड बी द थर्ड स्टेटमेंट? थर्ड स्टेटमेंट अगर हम देखें ध्यान से तो ऑल टिम्बर एंड नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नहीं,
मेनली नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में ओनरशिप दिया गया है मेनली, बट नॉट ऑल टिम्बर प्रोड्यूस, नहीं ये करेक्ट रॉन्ग हो जाता है, तो दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग। तो बेसिकली आंसर इसका क्या होगा, 1 and 2 ओनली, ठीक है, 1 and 2 वुड बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन का तो आंसर मैंने दे दिया, बाकी के क्वेश्चंस का आप लोग उत्तर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज हम देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज व्हाट, वर्ल्ड एज पर जीज डिक्शनरी। तो जी जिनपिंग जो चाइनीज प्रेसिडेंट है, उनके हिसाब से वर्ल्ड का जो सिनेरियो है वो कैसा है, ये एनालिसिस करते हैं। एक्चुअली क्या हुआ, रिसेंटली चाइना ने आपका एक व्हाइट पेपर रिलीज किया है, एक पॉलिसी डॉक्ट्रिन रिलीज किया है, ठीक है। तो उसी को लेके ये न्यूज आया है। आपका जीएस पेपर 2 ये इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज और फोरा पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, ठीक है। फोरम का ही प्लूरल फॉर्म होता है फोरा। अब देखिए, बीजिंग जो है रिलीज किए मेजर व्हाइट पेपर, जो जिसका टाइटल है मोर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्लोबल गवर्नेंस, चाइनास प्रिंसिपल्स, प्रपोजल्स एंड एक्शन, ठीक है। तो ये व्हाइट पेपर को एनालाइज किए हैं आपका मैसेज गाका जी ने, जो कि सेंटर फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस पोलैंड से बिलोंग करते हैं। तो आइए इनका एनालिसिस देखते हैं कि ये क्या किए हैं। ये डॉक्यूमेंट सर्व करता है एक अम्ब्रेला फ्रेमवर्क, जो प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के 4 फ्लैगशिप ग्लोबल इनिशिएटिव जो है, ग्लोबली वो जो इनिशिएटिव लेके आए हैं चाइनीज प्रेसिडेंट, उसको लेके एक फ्रेमवर्क तय करता है, जो कि क्या क्या इनिशिएटिव लाए हैं, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव GDI 2021, फिर ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव GSI 2022, ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव 2023 का, और ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव 2025, ठीक है। वाइल करेक्टली डायग्नोसिंग, ये पूरे प्रक्रिया को अच्छे से डायग्नोस करने के बाद, ठीक है, ये पता चला है कि चाइनीज जो है रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस हो रहा है, जैसे कि यूएन ऑपरेशनल पैरालाइसिस, हमें पता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का हाल, ठीक है। जो रशिया यूक्रेन वार है उसको रोक नहीं पा रहे हैं, यहाँ तक ईरान, मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रहा है वो भी चल ही रहा है, ठीक है। एंड ग्लोबल साउथ में अंडर रिप्रेजेंटेशन है, बहुत से कंट्रीज ग्लोबल साउथ में रिप्रेजेंटेड नहीं है। तो ये पेपर रीडिफाइन करता है कोर वेस्टर्न पॉलिटिकल टर्म्स टू रीएनफोर्स स्टेट सोवरेनिटी एंड सेंट्रलाइज गवर्नेंस, ठीक है। तो आपका हर वेस्टर्न टर्म और जो स्टेट सोवरेनिटी को है, ये अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं। तो ये जो पेपर है ये हमारे किस काम का, ये जो व्हाइट पेपर चाइनीज गवर्नेंस पे के पर्सपेक्टिव से हमारे किस काम का, लेट अस सी, ओके। सो लेट अस सी, देखिए, सो इफ वी सी स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक, इफ वी सी स्ट्रेटेजिक एंड डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट, सबसे पहले देखते हैं, देखिए, सेमेंटिक रीडेफिनेशन ऑफ नॉर्म्स। कुछ कुछ टर्म्स है, जैसे कि मान लीजिए मल्टीलैटरलिज्म जो इस डॉक्यूमेंट में दिया गया, ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ, ये रीपर्पस किया गया है टू मीन नॉन इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और स्टेट सुप्रीमेसी ओवर इंडिविजुअल राइट्स। स्टेट का सुप्रीमेसी असर्ट कर रहा है जो इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर, ठीक है, मतलब इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, ये सारा चीज। तो ये सारा जो टर्म्स है जैसे मल्टीलैटरलिज्म, ह्यूमन राइट्स, इसको रीपर्पस किया गया है, ठीक है। दूसरा, सिस्टमेटिक एम्बिशन एंड लीडरशिप जीनियोलॉजी, ये चाइना का राइट टू ग्लोबल लीडरशिप को एसर्ट करने का बात करता है, ठीक है। मतलब चाइना खुद को बेसिकली क्या कर रहा है इन डॉक्यूमेंट्स की मदद से, ये दिखा रहा है कि हम काबिल है ग्लोबल लीडरशिप को, मतलब ग्लोबल लीडरशिप हमारे हाथों में होनी चाहिए, ऐसा एसर्ट कर रही है। और प्लस जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है उसमें भी चाइना अपना से बढ़ाने के लिए ये सारा डॉक्यूमेंट रिलीज कर रहे हैं। तो ये ट्रेस करता है कि चाइना का राइट टू ग्लोबल लीडरशिप थ्रू माओ जेडोंग्स 3 वर्ल्ड्स थ्योरी, ठीक है। माओ जेडोंग का रेफरेंस देता है 3 वर्ल्ड थ्योरी, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस देते हैं, एंड 5000 साल का सिविलाइजेशन, ऑब्वियसली चाइनीज सिविलाइजेशन वी नो वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड, उसका रेफरेंस भी देते हैं। और जी जिनपिंग के जो ख्याल है वो भी इसमें दिखता है डॉक्यूमेंट में। फिर चैलेंज टू लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर, अब देखिए ये चाइना बेसिकली इन डॉक्यूमेंट से चैलेंज कर रहा है जो लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर है, जो वेस्टर्न इंटरनेशनल ऑर्डर है, इसको डायरेक्ट थ्रेट है, ठीक है। कैसे, सीक्स टू रीपोजिशन बीजिंग एज द चीफ आर्किटेक्ट, बीजिंग को एक चीफ आर्किटेक्ट हिसाब से रीपोजिशन करना चाहता है, रूल मेकर फॉर द ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ का लीडरशिप अब चाइना अपने हाथों लेना चाहता है, ठीक है। एंड ऑफर करना चाहता है एक ऑल्टरनेटिव टू यूएस लेड ग्लोबल गवर्नेंस फ्रेमवर्क। जनरली जो ग्लोबल गवर्नेंस है उसमें कंट्रीज जैसे कि यूएस और यूरोप ही डोमिनेट करते हैं, तो इससे चाइना ये डॉक्यूमेंट के थ्रू ये दिखाना चाहता है एक ऑल्टरनेटिव भी है, मतलब आपके पास एक और ऑप्शन है। अगर आप यूएस लेड ग्लोबल फ्रेमवर्क अगर नहीं फॉलो करना चाहते, जो यूएस लेड इंस्टीट्यूशंस है जैसे IMF, WTO, वर्ल्ड बैंक, तो ये सब इंस्टीट्यूशंस पे आप अगर नहीं रहना चाहते तो यू कैन फॉलो द चाइनीज डॉक्ट्रिन, ओके। चाइना के साथ पार्टनरशिप बढ़ाइए। तो करंट स्टेटस ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन क्या है, एक्सपांडेड। एक तो देखिए
कंसोलिडेशन ऑफ जी स्ट्रेटेजिक विजन, तो इंटीग्रेट करता है जो ग्लोबल चाइनीज इनिशिएटिव्स है उसको इंटीग्रेट करता है, सपोर्ट गेन करने की कोशिश करता है फ्रॉम 160 कंट्रीज, और एस्टेब्लिश करता है एक 60 नेशन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस। तो चाइना क्या कर रहा है, इंटरनेशनल ऑर्डर में अपना प्रेजेंस बढ़ाने के लिए ये तरीके अपना रहा है, और एक्सपांडिंग इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट। तो अब देखिए ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस को टोटली नकार देते हैं चाइना, ये क्या कर रहे हैं कि चाइना जो कंट्रीब्यूशन यूएन के रेगुलर बजट में जो कंट्रीब्यूशन है वो पहले 1% से भी कम था 2000 में, अब इस 20% से भी ज्यादा बढ़ा दिया, जो फंडिंग देते हैं ना यूएस इंस्टीट्यूशंस को, मतलब यूएन में जो आपका कंट्रीब्यूशन करते हैं सारे कंट्रीज, तो लेवरेजिंग फाइनेंशियल वेट टू गेन डिसीजन मेकिंग। तो यूएन जैसे बॉडीज में भी अपना डिसीजन मेकिंग बढ़ाने के लिए वहां पे भी फंडिंग बढ़ा रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। पहले जो 1% से भी कम था, अभी 20% से भी ज्यादा पैसा यूएन में दे रहे हैं। प्लस ऑल्टरनेटिव ग्लोबल साउथ आर्किटेक्चर बनाने की कोशिश कर रहा है, मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म जैसे कि ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये सब को बीजिंग क्या कर रहे हैं, गवर्नेंस लैंग्वेज जैसा फैला रहे हैं एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में, ताकि अपना फुटप्रिंट ग्लोबल एरियाज में, ग्लोबल नेटवर्क में बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो ये है आपका जो चाइना का डॉक्ट्रिन है। नाउ वे फॉरवर्ड क्या है, इसको काउंटर करने की जरूरत है, क्योंकि हमें पता है चाइना काफी एसर्ट कर रहा है, जो कि एग्रेसिव भी है, ठीक है। उनका जो सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी हो हमने देखा था, या फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो, कैसे इंडिया के लिए एक थ्रेट बनता जा रहा है। तो इसलिए काउंटर नॉर्मेटिव एंगेजमेंट हमें करना शुरू करना होगा। इसका क्या मतलब है, डेमोक्रेटिक अलायंस बनाने होंगे, जो मतलब डेमोक्रेटिक अलायंस जो ऑलरेडी है वो कॉम्पिटिटिव होना होगा, रूल ऑफ लॉ बेस्ड डेवलपमेंट करने होंगे ऑल्टरनेटिव्स, जैसे कि ट्रांसपेरेंट फाइनेंसिंग हो, जैसे कि G7 का PGII, ठीक है, ये एक एग्जांपल है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करने होंगे मल्टीलेटरल बॉडीज का, जो एग्जिस्टिंग नॉर्म है, एग्जिस्टिंग सिस्टम है, ये अच्छा है, इसको हमको अच्छा करने की जरूरत है, इसको रिफॉर्म करने की जरूरत है। जैसे कि बॉडीज, जैसे कि हमें वोटिंग कोटा को बढ़ाना चाहिए, एक्सेलरेट ओवरड्यू वोटिंग कोटा, और स्ट्रक्चरल चेंजेस करने चाहिए, रिफॉर्म्स करने चाहिए। कहाँ पे, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, ताकि डेवलपिंग नेशंस को भी अपना से मिले और बीजिंग का दबदबा थोड़ा कम हो, ठीक है। डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी, समाज और स्टेट के बीच हमें डिस्टिंक्शन करना होगा। ग्लोबल राइट्स बॉडीज कंटिन्यू करना चाहिए, सेफगार्ड ह्यूमन सेंटर्ड और इंडिविजुअल राइट्स को फोकस बना के। आपको स्टेट मोनोपोलाइजेशन या ग्लोबल गवर्नेंस मॉडल्स के अगेंस्ट, मतलब हमें क्या करना है, बेसिकली इंडिविजुअल लेवल पे राइट्स फोकस्ड डेफिनेशंस देने हैं, ताकि वर्ल्ड लेवल के कंट्रीज को कॉन्फिडेंस आ सके इन मॉडल्स पे, ठीक है, जो कि धीरे धीरे फेल होते नजर आ रहा है, और चाइना अपना ग्राउंड गेन कर रहा है इसके चलते, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है, इस डिस्कशन के रिगार्डिंग। विद रेफरेंस टू ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव्स एंड इंटरनेशनल मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क्स, ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले थोड़ा एक्स्ट्रा, जैसे कि पंचशील के बारे में आपने सुना होगा, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस, जो चाइना के साथ हमने साइन किया था डॉक्यूमेंट पंचशील नेहरू जी के टाइम में, वेयर ऑफिशियली कोडिफाइड, इसको कोडिफाइड किया था कब, 1954 बिटवीन इंडिया एंड चाइना एज पार्ट ऑफ द साइनो इंडियन एग्रीमेंट। क्या ये सही है, ठीक है, इसको देखिए। फिर अंडर यूएन सिस्टम में चाइना का जो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है रेगुलर यूएन बजट में, ये एक्सपांड कर गया और बढ़ गया है 20% से रिसेंट ईयर्स में, ठीक है। क्या ये सही है, रिसेंट ईयर में 20% फंडिंग दे रहा है यूएन को चाइना। फिर तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव और ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो है, ये स्ट्रेटेजिक गवर्नमेंट फ्रेमवर्क फॉर्मली लॉन्च किया गया अंडर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो इज इट करेक्ट, क्या ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? ओके, सो इज इट करेक्ट? जस्ट अ मिनट। तो क्या ये सही है, इफ दिस इज लॉन्च बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो अभी अभी मैंने जो डिस्कस किया, देखिए, इज इट लॉन्च बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, देखिए ये थर्ड स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस इज द सेकंड स्टेटमेंट, दिस इज द थर्ड स्टेटमेंट। आप बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या 1, 2 and 3? आप लोग अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो यूना जी बताइए इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, ठीक है। एक बार और दिखाते हैं, देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट इज पंचशील के बारे में बोल रहा है, जो ऑफिशियली 1954 में कोडिफाई किया गया, ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच, ठीक है। फिर यूएन सिस्टम में चाइना आपका ऑलमोस्ट यूएन बजट में 20% फंडिंग दे रहा है, क्या ये सही है? ऑब्वियसली ये तो आपको पता होना चाहिए, हमने डिस्कस किया, यस दिस इज करेक्ट। तो 2 करेक्ट हो गया, तो देखिए कैसे निकालना आंसर, जहां जहां 2 है मतलब वो करेक्ट है, ठीक है।
तो यस यहाँ पे करेक्ट है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है, तो 1 and 3 एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं 1 करेक्ट है क्या, 1 करेक्ट है क्या, सोचिए क्या होगा। यस 1 इज ऑल्सो करेक्ट, एब्सोल्युटली 1 इज ऑल्सो करेक्ट, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि ये जो इनिशिएटिव है ये चाइना ने लाया, नॉट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, तो 3 जहां जहां है एलिमिनेट हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज 1 and 2, 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अगर हम देखें 1 and 2 इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, समझ गए। सो 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। लेट अस सी द नेक्स्ट न्यूज। थर्ड न्यूज जो है वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया लॉन्चेस इज फर्स्ट एवर गाइड टू ग्रासलैंड एंड अदर ओपन नेचुरल इकोसिस्टम। तो इंडिया ने पहली बार अपना पहला गाइड लॉन्च किया है ग्रासलैंड और ओपन नेचुरल इकोसिस्टम को लेके। सो लेट अस सी। जीएस पेपर 3 कंजर्वेशन, एनवायरमेंट, पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से जरूरी है। तो देखिए रिसेंटली 17 सेशन हुआ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 17 सेशन हुआ यूएन किसका, टू द यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यूएनसीसीडी, बेसिकली यूएनसीसीडी का आपका उलानबतर जो मंगोलिया है उसमें 17 सेशन रिसेंटली कराया गया जिसे हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 17। इंडिया उसमें लॉन्च किया है, इंडिया क्या लॉन्च किया है, एक लैंडमार्क गाइड टू ग्रासलैंड एंड अदर ओपन नेचुरल इकोसिस्टम्स, ठीक है, अदर ओपन नेचुरल इकोसिस्टम्स के जो अंतर्गत ये एक लॉन्च किया है। ये क्या है, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत इन कोलैबोरेशन विद अर्थ ट्री, IUCN और ICFRE सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट के गाइडेंस पे ये बनाया गया है। ये क्या करता है, कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क देता है ताकि ये जो नॉन फॉरेस्ट बायोमास है, जैसे कि नॉन फॉरेस्ट बायोमास यानी कि टोटल फॉरेस्ट नहीं है, बस वहां पे पेड़ पौधे हैं, जैसे कि सवाना एरिया वहां ग्रासलैंड है, रेवाइंस जैसे मान लीजिए स्क्रबलैंड और डेजर्ट्स, इनको भी बराबर प्रोटेक्शन मिले। पहले क्या होता था ब्रिटिश टाइम में, इन एरियाज को जहां घास है, बहुत सारे पेड़ पौधे कम है, रेवाइंस है जहां पे बंजर जमीन टाइप है, या मान लीजिए आपका स्क्रबलैंड जहां छोटे छोटे पौधे हैं, स्क्रबलैंड है ऑलमोस्ट डेजर्ट की तरह ही है, तो जहां पे कैक्टस और जो नुकीले फूल पत्ते होते हैं उसको स्क्रबलैंड बोलते हैं। तो इन जगहों को पहले वेस्टलैंड जैसे ट्रीट करते थे ब्रिटिशर्स। अब इंडिया इस पर्सपेक्टिव को बदल रहा है। कॉलोनियल टाइम्स में इसे वेस्टलैंड करार के यहाँ डेवलपमेंटल एक्टिविटी शुरू करते थे, बट ये भी काफी जरूरी है इकोसिस्टम के लिए। ये इंडिया आपका इसलिए ये इनिशिएटिव लेके आया है। तो ये एक पैराडाइम शिफ्ट है क्लासिफिकेशन में, ठीक है। तो कैसे एक पैराडाइम शिफ्ट है, अगर हम देखें इकोलॉजिकल और पॉलिसी सिग्निफिकेंस इस इनिशिएटिव का जो इंडिया ने लाया है COP 17 में, इसका इंपॉर्टेंस समझिए। हिस्टोरिकली कॉलोनियल क्लासिफिकेशन कैसा होता था, ये मिस कैरेक्टराइज करते थे एज नॉन फॉरेस्ट इकोसिस्टम एज वेस्टलैंड, इसको वेस्टलैंड की तरह करार देते थे ब्रिटिशर्स, जो रिकॉग्नाइजिंग देयर इंट्रिंसिक इकोलॉजिकल वैल्यू। अब हम वेस्टलैंड से आगे बढ़ते हुए इसको नॉन फॉरेस्ट इकोसिस्टम डिक्लेयर कर रहे हैं इस इनिशिएटिव के थ्रू, ताकि इसको प्रिजर्व कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, कंजर्व कर सके, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें सपोर्ट फॉर पेस्टोरल इकोनॉमी, ऑब्वियसली कुछ बंजारे जैसे कम्युनिटीज है, बंजारेज है जो अपने गाय बैल बछड़ों को घास खिलाने ले जाते हैं इन लैंड्स में, तो उनके लिए भी ये काफी जरूरी है, ये पेस्टोरल इकोनॉमी के लिए जरूरी है। एस्टेब्लिश प्रोटेक्शन फॉर ग्रेजिंग कॉमन्स, जैसे ओरांस हो गया, गौचर्स हो गया, ठीक है, आपका बंजारास हो गया राजस्थान के, और ट्रेडिशनल पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज इसी लाइवस्टॉक हस्बेंड्री पे रिलाई करते हैं। प्लस क्लाइमेट और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का भी काम करता है, हाईलाइट करता है कि ये जो ग्रासलैंड एरियाज है ये मैसिव अमाउंट ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन को स्टोर करते हैं, सस्टेन करते हैं एंडेमिक स्पीशीज को, जैसे कि आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ब्लैक बक, चिंकारा, ये स्पीशीज जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इनको कंजर्वेशन दिया गया है। लेकिन अगर ग्रासलैंड ही नहीं रहेंगे, अगर घास ही नहीं रहेंगे, तो ये कहाँ रहेंगे, तो इसलिए ग्रासलैंड्स को भी बचाना बहुत जरूरी है, ठीक है। करंट स्टेटस और स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन समझिए, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के साथ अलाइन करता है, क्योंकि ये लॉन्च कहां हुआ है, यूएनसीसीडी COP 17 शोकेस करता है इंडिया का प्रोग्रेस टुवर्ड्स अचीविंग लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। अब देखिए यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का गोल में एक टारगेट है, अगर हम देखेंगे कि जो अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, 15.3, इसमें एक टारगेट है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बाय 2030। 2030 तक जितना भी लैंड बर्बाद हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है डेवलपमेंट के नाम पे, उतना ही लैंड को रिस्टोर किया जाएगा किसी और जगह, तभी हम अचीव कर पाएंगे 2030 तक लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। तो इंडिया का काफी इस केस में काफी अच्छा प्रोग्रेस है, यही शोकेस कर रहा है यूएनसीसीडी के COP 17 में। प्लस इसलिए हम ग्रासलैंड्स को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज इंटीग्रेशन, अब देखिए
थीमेटिक मॉड्यूल जो है 5 इकोलॉजिकल फायर इकोलॉजी, जैसे कि आपका रेंज लैंड मैनेजमेंट हो, सॉयल प्रोसेसिंग हो, सोशियो इकोनॉमिक डिपेंडेंस और लोकल ट्राइब्स का जो हो, जैसे गुज्जारास, बकरवाल्स, ये सब जो ग्रासलैंड में डिपेंड करते हैं, इनको काफी प्रोटेक्शन मिलेगा। साइंस मतलब प्रोटेक्शन, इनके इकोसिस्टम को प्रोटेक्शन देने से ये कम्युनिटीज भी काफी आपका डेवलप कर सकती है। लास्टली क्या है, साइंस बेस्ड रिस्टोरेशन फ्रेमवर्क, ये रेकमेंड करता है नेटिव ग्रास को रीसीड किया जाए, जैसे कि सेंक्रस सिलेरियस डिचेंथियम, जो कि इंस्टेड ऑफ प्लांटिंग डेंस ट्री सेपलिंग्स इन सेमी एरिड एंड सवाना लैंडस्केप। देखिए सवाना लैंडस्केप और सेमी एरिड लैंडस्केप मेनली छोटे छोटे पौधों के लिए बने हैं, जैसे कि मान लीजिए घास है, झाड़ है, ये सब के लिए। तो हम लोग वहां पे डेंस सेपलिंग क्यों लगाए, तो ये लोकल जो नेटिव ग्रास है इसको प्रमोट करने की बात करता है। ठीक है, तो क्रिटिकल इशू और फील्ड बॉटलनेक्स, एक तो हिस्टोरिकली इसे वेस्टलैंड और मिसनोमर करार दिया जाता था। ऑलमोस्ट कितना ज्यादा से ज्यादा ओवर 10% से भी ज्यादा का इंडिया का, भारत का जो लैंड है जो ओपन नेचुरल इकोसिस्टम में आता है, उसको हिस्टोरिकली टारगेट किया है। और इस जगह पे आपका इंडस्ट्रियल पार्क बने हैं, सोलर प्लांट्स बने हैं, इकोलॉजिकल डैमेज हुआ है एफॉरेस्टेशन ड्राइव में लेके। तो इससे हमें ये धारणा को बदलने की जरूरत है। फिर इन्वेसिव स्पीसीज का भी एक्सपांशन होता है। कुछ स्पीसीज होते हैं जो विदेशों से या मान लीजिए इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि काफी खतरनाक होता है, जिसको हम एलियन फ्लोरा बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिग्रेड कर देते नेटिव ग्रासलैंड स्पीशीज को, फॉरेज कर देते हैं इनके क्वालिटी लाइफ स्टॉक और वाइल्ड हर्बीवोर्स को। ठीक है, टेन्योरल इनसिक्योरिटी फॉर पेस्टोरलिस्ट, अब देखिए एनक्रोचमेंट हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है कॉमन पूल रिसोर्सेज का। ठीक है, कॉमन पूल रिसोर्सेज यानी जो रिसोर्सेज वो सब कॉमन पब्लिक के लिए खुले हैं, इनको बोलते हैं कॉमन पूल नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये डिस्टर्ब कर देता है ट्रेडिशनल माइग्रेटरी पेस्टोरल कॉरिडोर्स और लोकल ग्रेजिंग राइट्स। अब देखिए जो कम्युनिटीज जैसे ओरायंस, ठीक है, बंजारास, ठीक है, गुज्जर बकरवाल्स, ये लोग एक जगह से दूसरी जगह अपने जानवरों को चढ़ाने लेके जाते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। अब इनका एक कॉरिडोर होता है, इनका एक फिक्स रूट होता है जिस रास्ते से ये जाते हैं। अब वहां पे मान लीजिए ग्रासलैंड बचा ही नहीं, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो गया, तो इनका कॉरिडोर भी इफेक्ट होता है, माइग्रेटरी रूट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और लोकल ग्रेजिंग राइट्स भी इनको नहीं मिल पाता है। जो लोकल एरियाज में अपने गाय बछड़ों को चढ़ाने ये लेके जाते हैं, घास ही नहीं मिलेगी तो ये जिंदा कैसे रहेंगे। तो फॉर्मल पॉलिसी रिकॉग्निशन हमें मैंडेट करना है, ये जो वन इनिशिएटिव है इन नेशनल लैंड यूज पॉलिसी, जिससे कि ब्लाइंड एफॉरेस्टेशन ना हो। ठीक, मतलब जैसे तैसे एफॉरेस्ट ना करे इस एरियाज को, जिसको नॉन फॉरेस्ट बायोम्स की तरह भी कहते हैं। ये फॉरेस्ट नहीं है, इसको ध्यान रखना है कि ये यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं लगाना है, यहाँ घास वगैरह के लिए है। और कम्युनिटी लेड सीपीआर मैनेजमेंट किया जा सकता है। एम्पावर कीजिए ग्राम सभा को फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंतर्गत कि आप रिकॉग्नाइज कीजिए और प्रमोट कीजिए कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज को। ठीक है, रेंज लैंड्स और ऑरांस के लिए। ठीक है, फिर पीएस एंड कार्बन मार्केट इंटीग्रेशन किया जा सकता है। ठीक है, बहुत सारे इनिशिएटिव्स है जो हम ले सकते हैं। चलिए देखते हैं एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन इस इनिशिएटिव को लेके। ओपन नेचुरल इकोसिस्टम, जिसको हम वन बोल रहे हैं, एंड इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशन के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट्स को जरा ध्यान से पढ़िए। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यूएनसीसीडी, ये एक सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो लिंक करता है एनवायरनमेंट को विद डेवलपमेंट सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट के साथ। क्या ये सही है? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये एकलौता यूएन का लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, याद रखिएगा, रिगार्डिंग एनवायरनमेंट। दूसरा, ग्रासलैंड और सवाना स्टोर करता है बहुत सारा कार्बन, हमने देखा था, अंडरग्राउंड रूट सिस्टम्स में स्टोर करता है, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में, जिससे कि ये रेजिलियंट हो जाते हैं सरफेस फायर से। यस, करेक्ट है ये भी स्टेटमेंट। तीसरा, जो बन्नी ग्रासलैंड्स है, बन्नी ग्रासलैंड लार्जेस्ट नेचुरल ग्रासलैंड है एशिया का, जो कि डेक्कन प्लेट्यू रीजन में है। नहीं, बन्नी ग्रासलैंड याद रखिए, इट इज नॉट इन द डेक्कन प्लेट्यू रीजन। बन्नी ग्रासलैंड कहाँ है? आपका गुजरात में है। ठीक है, दिस इज इन गुजरात। यहीं पे आपका जो चीतास है उसको रीइंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, बन्नी ग्रासलैंड्स में। तो बन्नी ग्रासलैंड में रीइंट्रोड्यूस करने की बात चल रही है, अभी तो मध्य प्रदेश के एरिया में है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? ऑब्वियसली 3 रॉन्ग है, तो 3 जहां जहां हटा दीजिए। यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो बच गया 1 and 2। 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आई एम करेक्ट अबाउट इट। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का आखिरी न्यूज। ओके, आखिरी न्यूज देखते हैं। ठीक है, एपीएसएसबी सीजीएल क्लास है ना, एपीपीएससी क्लास है। देखिए बेसिकली ये जो ये करंट अफेयर्स है। बेसिकली करंट अफेयर्स में आपका जो
जो न्यूज है वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये एपीपीएससी और एपीएसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से ही जरूरी है किसी किसी केस में। जैसे सेंसस तो आप लोग को जरूरी है ही वैसे भी, ठीक है, तो सेंसस से क्वेश्चन आना तय है। तो ये जो फोर्थ न्यूज है, आसाम कंप्लीट सेल्फ एनुमरेशन फेज ऑफ सेंसस 2027। सेंसस 2027 का जो न्यूज है, मतलब जो सेंसस 2027 का काम अब शुरू हो चुका है, सेल्फ एनुमरेशन फेज अभी रिसेंटली आसाम में कंप्लीट हुआ है। तो आइए देखते हैं जीएस पेपर 2 गवर्नेंस। ये एपीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से हम जीएस पेपर 2 ऐसा बोल रहे हैं, बट एपीपीएससी वाले भी, एपीएसएसबी वाले भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जीएस पेपर 2 गवर्नेंस, ई गवर्नेंस एप्लीकेशन, ट्रांसपेरेंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो आसाम ने रिसेंटली कंप्लीट किया सेल्फ एनुमरेशन फेज ऑफ सेंसस 2027, ठीक है। कब किया? अगस्त 16 2016 में। रिकॉर्ड किए गए पार्टिसिपेशन फ्रॉम 11,64 मतलब ऑलमोस्ट 11,64,000 से भी अधिक हाउस होल्ड पार्टिसिपेट किए। जो डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशन है विश्वजीत पेगू जी, इन्होंने अनाउंस किया काछाड़, श्रीभूमि और कोकराझार डिस्ट्रिक्ट इस डिजिटल फेज में सबसे आगे है, टॉप है इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स एज द टॉप परफॉर्मर ड्यूरिंग दिस डिजिटल फेज। ओके, याद रखिएगा। नाउ फॉलोइंग द माइलस्टोन, ये जो हाउस लिस्टिंग, अभी देखिए इसमें ये जो सेंसस है ये 2 फेज में होगा। बेसिकली जो एन्यूमरेटर्स है, सर मैराथन क्लास कब होगा? जल्दी होगा, आपको कल तक पता चल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सब्र कीजिए, कल तक हम अनाउंस कर देंगे कब होगा मैराथन क्लास, या आज शाम को ही। आई थिंक वी आर प्लानिंग कि कैसे किया जाएगा। एक वीडियो रिसेंटली रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, ठीक है, आज ही कर देंगे एंड हो सकता है कल तक आपका अनाउंसमेंट मिल जाए आपको, ठीक है। तो थोड़ा सब्र कीजिए, जल्दी होगा मैराथन। अच्छा, इधर ध्यान देते हैं, इधर ध्यान देते हैं। देखिए जो हाउस लिस्टिंग और जो हाउसिंग सेंसस है, एचएलओ फेज है, ये कमेंट्स होगा 17 अगस्त से। बेसिकली क्या हो रहा है कि हमें ऑप्शन दिया गया है कि ऑनलाइन आप सेंसस के पोर्टल में जाके आप अपना डेटा डाल सकते हैं। डालने के बाद जो सेंसस एन्यूमरेटर्स है वो घर घर जाके इसे वेरीफाई करेंगे, या जिसने डिजिटली जो वेल इक्विप नहीं है तो उनके लिए वो फिलअप करके दे देंगे सेंसस एन्यूमरेटर्स। आपको पता है एन्यूमरेटर्स कौन होते हैं? जनरली गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स होते हैं, या मान लीजिए गवर्नमेंट स्टाफ होते हैं। ये लोग आपका आईडी कार्ड वगैरह किट बैग लेके आएंगे जो सेंसस के रिप्रेजेंटेटिव हिसाब से आते हैं। और जनगणना कितना जरूरी है हमें पता है। तो अभी नेक्स्ट फेज शुरू हो जाएगा हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस, जिसको एचएलओ फेज बोलते हैं, जो 17 अगस्त से शुरू होने वाला है, जिसमें ट्रेंड एन्यूमरेटर्स आएंगे, अलग अलग घरों में जाएंगे और स्टेट मतलब पूरे स्टेट का जनगणना का काम पूरा करेंगे अलग अलग हाउस होल्ड में जाके। कब तक? 15 सितंबर के अंदर या 15 सितंबर तक। और ये जो ऑपरेशन है स्ट्रिक्टली एनफोर्स करेगा फाउंडेशनल सेंसस गाइडलाइंस ऑफ नो एमिशन, नो डुप्लीकेशन व्हाइल एंश्योरिंग स्ट्रिक्ट डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी अंडर सेंसस एक्ट। देखिए सेंसस एक्ट 1948 में ये डेटा को गुप्त रखा जाएगा, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन किया जाएगा ताकि कोई किसी भी डेटा को हटाया ना जा सके, ना डुप्लीकेशन हो पाए। तो इस तरह से इसको कराया जाना है। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस समझिए सेंसस का और एडमिनिस्ट्रेटिव सिग्निफिकेंस। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेमोग्राफिक डेटा। पहले डिजिटली ऐसा कुछ नहीं होता था, अभी एक स्ट्रक्चरल ट्रांजिशन हुआ है इंडिया के सेंसस में, ठीक है, जिससे सेल्फ एन्यूमरेशन का कंसेप्ट लाया गया वेब पोर्टल्स के थ्रू, रिड्यूस किया गया फील्ड एन्यूमरेटेड बर्डन एंड लोअरिंग डेटा एंट्री एरर। देखिए पहले क्या होता था, एन्यूमरेटर्स का बहुत काम होता था, घर घर जाना, धूप में, बारिश में, ठीक है, आपका जो सेंसस का डेटा है उसे कलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम था। और एक एक इंसान को बहुत सारे घर एलोकेट किए जाते थे कि 100 घर है, 150 घर है। अभी सेंसस एन्यूमरेटर्स का बर्डन कम गया क्योंकि बहुत से लोग आपकी वेब पोर्टल में जाके अपना डेटा दे देते हैं, इंक्लूडिंग मी। मैंने भी वेब पोर्टल में गया, सेंसस में दिया, अपना घर का डेटा, हाउस होल्ड डेटा मैंने भरा है। तो आप लोग भी होपफुली आप ऐसा किए होंगे, तो जिससे कि फील्ड एन्यूमरेटर्स का बर्डन कम जाएंगे। ये लोग आएंगे बस डेटा को वेरीफाई करके चले जाएंगे, ज्यादा इनका काम नहीं रहेगा। और एविडेंस बेस्ड गवर्नेंस भी शुरू हो जाएगा, एक्यूरेटली मैप किया जाएगा हाउस होल्ड एमिनिटीज को, हाउसिंग स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे कि डेटा में आपका पूछा जाता है कि घर का छत किससे बना हुआ है, या फ्लोर में क्या है, हाउस में कितना एमिनिटीज है, क्या क्या इस तरह का एसेट क्या है, ये सारा बेसलाइन बनता है जिससे कि रिसोर्स एलोकेशन अच्छी तरह से हो सकता है। आपको पता है कि सेंसस का डेटा की मदद से ही गवर्नमेंट बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, जैसे कि स्कीम, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना या जल जीवन मिशन को अच्छे से इंप्लीमेंट करने में काम आता है। और डेटा सिक्योरिटी मेंटेन की जाएगी, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑपरेट करता है स्टैट्यूटरी मैंडेट, जहां पे इंडिविजुअल सेंसस रेस्पॉन्स ये लीगली प्रोटेक्ट होता है डिस्क्लोजर से, ठीक है, ताकि कोई भी डेटा आपका बाहर ना आ सके अंटिल द टाइम इज देयर। ओके, सो जोहन जी हेलो, ठीक है। तो देखिए यहां पे कमेंसमेंट हो रहा है आपका फिजिकल हाउसिंग एचएलओ जो सेंसस का जो नेक्स्ट फेज है, ये
ट्रांजिशन कर रहा है डायरेक्ट एनुमरेशन विजिट से, इंश्योर करता है 100% फील्ड कवरेज, वेरीफाई करेंगे जितना भी सेल्फ एनुमरेटेड डेटा है, ठीक है। एक 12 डिजिट का कोड आता है जिसको आपको सेंसस के जो एनुमरेटर्स हैं उनको बतानी पड़ती है, जिससे कि स्ट्रक्चरल हाउसहोल्ड मैट्रिक्स बहुत ही अच्छे से फुलफिल हो जाएगा। जियो स्पेशियल और मोबाइल ऐप इंटीग्रेशन, देखिए एनुमरेटर्स को डेडिकेटेड डिजिटल टूल दिए गए हैं और जीआईएस मैपिंग किया गया है, मतलब इंटीग्रेट किया गया है ताकि लिंक कर सके हाउसहोल्ड को डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज इन रियल टाइम। मतलब जब ये लोग जाएंगे तो जीआईएस मैपिंग भी करेंगे, जीआईएस जियो टैगिंग किया जाएगा कि देखिए मैं यहाँ मौजूद था, यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट्स के अंतर्गत मैंने आपका सेंसस डेटा लिया। तो इस तरह से ये काम को पूरा करेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल परफॉर्मेंस मॉनिटर किया जाएगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट सही से काम कर रहा है, मॉनिटर किया जाएगा। कौन करेंगे? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, सेंसस ऑफिसर्स, ये एक्टिवली मॉनिटर करेंगे फील्ड प्रोग्रेस को, और ताकि लास्ट माइल कवरेज गैप को प्रॉम्प्टली हैंडल कर सके, ताकि किसी भी तरह का गड़बड़ ना हो। तो आइए देखते हैं एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन सेंसस के रिगार्डिंग विद रेफरेंस टू सेंसस ऑपरेशन और डेमोग्राफिक डेटा कलेक्शन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए, सेंसस इन इंडिया इज कंडक्टेड अंडर द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ द सेंसस एक्ट 1948। क्या ये स्टेटमेंट सही है? अब बहुत स्टूडेंट्स जुड़ गए हैं, काइंडली आंसर कीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या ये स्टेटमेंट सही है इस क्वेश्चन का? देखिए, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है सेंसस इन इंडिया ये कंडक्ट करते हैं अंडर द सेंसस एक्ट ऑफ 1948, ओके, काइंडली आंसर, ठीक है। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं? इंडिविजुअल डेटा जो कलेक्ट किए गए ड्यूरिंग सेंसस ऑपरेशन इज प्रोटेक्टेड बाय लॉ एंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस एज एविडेंस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो जो इंडिविजुअल डेटा जो कलेक्ट किया गया सेंसस में, सेंसस ऑपरेशन में, ये लॉ को प्रोटेक्ट करता है इसको, और इसको कोर्ट में एविडेंस की तरह आप यूज नहीं कर सकते। क्या ये सही है? सोच के बताइए, कॉमन सेंस लगाइए, ठीक है। ये मेनली एपीसीएस वालों के लिए, एपीसीएस वालों का ऐसा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। एंड जो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल है सेंसस कमिश्नर का, ये फंक्शन करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत सेंसस आना चाहिए, ऐसा सोच के गेस कीजिए क्या होगा आंसर। थोड़ा सा मुश्किल है ये क्वेश्चन, ठीक है, बट आप कर सकते हैं, ट्राई कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 and 2, ठीक है, 2 and 3, 1 and 3 या 1, 2 and 3? बताइए क्या, हाँ बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर स्टूडेंट्स, काइंडली आंसर, ओके। व्हाट वुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स? देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे, काइंडली कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए, अगर आप ध्यान से इन स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेंसस जो है, सेंसस भारत का सेंसस, यस ऑब्वियसली इट इज कंडक्टेड। पहला स्टेटमेंट तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, सेंसस इन इंडिया ये सेंसस एक्ट 1948 के अंतर्गत ही कंडक्ट होता है, यस दिस इज करेक्ट, ठीक है। बताइए स्टूडेंट्स क्या होगा इसका आंसर। दूसरा स्टेटमेंट जो है, डेटा कलेक्ट किया गया जो सेंसस ऑपरेशन में, ये लॉ प्रोटेक्ट करता है और इसको कोर्ट में एविडेंस की तरह प्रोड्यूस नहीं कर सकते, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तीसरा स्टेटमेंट आपका गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? देखिए, थर्ड जहां जहां काट दीजिए। देखिए, तीसरा स्टेटमेंट में क्या गड़बड़ हुआ है, यहां पे देखिए, सेंसस जो रजिस्ट्रार जनरल और जो सेंसस कमिश्नर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत नहीं है, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो द करेक्ट आंसर इज 1 and 2 ओनली, ठीक है। सो 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप इस सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आप लोग प्रॉपर रिवीजन कर रहे हैं, एंड थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कल तक आपको पता चल जाएगा कि मैराथन कब से हम स्टार्ट कर रहे हैं, किस टाइमिंग वगैरह, जो शेड्यूल वगैरह आपको बता दिया जाएगा। तो तब तक के लिए सयोनारा, जय हिंद, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, थैंक यू एंड जय हिंद।